ब्लैक नाइट सेशन 1 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग से ही, जहाँ सावोल के घर के अंदर कुछ अटैकर घुस जाते हैं और वो उसकी बहन को मारकर उसके सर में भी गोली मार देते हैं। पर उसी टाइम जब 5-8 उसी घर के बगल में डिलीवरी दे रहा होता है, तो वो भी उस घर से आती हुई गोलियों की आवाज सुनकर सीधा ही उस घर में पहुंचता है, जहाँ वो देखता है काफी सारे लोग मरे हुए पड़े हैं। और उन्हीं अटैकरों में से एक बचा हुआ अटैकर जिसने सावोल को गोली मारी थी, उसे देखते ही 5 उस अटैकर को गोली मारकर खत्म कर देता है। और अब जब 5-8 नोटिस करता है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है, तो वो सीधा ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर ये बात बता देता है। और अब 5-8 ये चीज भी नोटिस करता है कि इन सभी अटैकर्स के नेक के ऊपर एक टैटू बना हुआ है जो काफी अजीब है। अब वहाँ से निकलने से पहले ही 5-8 ये देखता है कि सामने पड़ा हुआ वो लड़का जिसका नाम सावोल है, उसकी एक उंगली हिल रही है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। तो 5-8 उसको बचाने के लिए सीधा ही अपने ट्रक में लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ ही टाइम बाद सियोला भी अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर अब केवल सियोला को उसकी बहन की ही बॉडी मिलती है और बाकी की सभी बॉडी वहाँ से पहले गायब कर दी गई है। अब जब सियोला की छोटी बहन की मौत हो चुकी है, तो वो इससे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी होती है, मगर सियोला की इस बात पे दाद देनी होगी कि वो अपनी टीम के आगे अपना एक भी आंसू नहीं गिरने देती। अब सब कुछ होने के बाद एक एडवांस क्राइम डिवाइस की मदद से उस जगह को स्कैन किया जाता है, जिसकी मदद से वहाँ का एक सिमुलेशन बनाकर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। दूसरी तरफ अब 5-8 सावोल को लेकर अपने साथ आ जाता है और सावोल के सर से वो गोली निकाल कर उसकी जान बचा लेते हैं। और अब जब कुछ टाइम बाद सावोल होश में आता है, तो उसको सबसे पहले वही सब याद आता है कि उसके घर में अटैक हुआ था और उसकी बहन को गोली लगी थी, और सर में चोट लगने के कारण सावोल को अभी भी सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। पर वो बार बार अपनी बहन के बारे में ही पूछता है और कोई सही जवाब ना मिलने वो वहाँ से जाने की जिद करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर 5-8 उसके पास आकर उसे जबरदस्ती दोबारा से बेड पर लिटाने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि उसकी बहन अब मर चुकी है और वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। पर सावोल जबरदस्ती के कारण 5-8 को उसे दोबारा से एक बेहोश करने का इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है। पर अब जब 5-8 सावोल के सर से निकाली वो गोली देखता है जो उसके सर में लगी थी, तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस गोली का हाल काफी बुरा हो जाता है, मानो जैसे वो गोली पूरी तरह से पिचक गई है, जैसे वो जाकर किसी लोहे से टकराई हो। और अब दोबारा से जब 5-8 जाकर सावोल की बॉडी को अच्छे से देखता है, तो वो उसके पैर पर लगा एक भारी कट देखता है, जिसके अंदर से उसे बोन की जगह मेटल दिखता है। दूसरी तरफ सियोला अब सावोल को ढूंढने के सावोल के उन रिफ्यूजी दोस्तों के घर जाती है, मगर ग्रैम सियोला का ये बात बताते हैं कि सावोल उनके पास नहीं आया काफी समय से। तो अब जनरल सियोला दोबारा से 5-8 को अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बहन की मर्डर का सबसे पहला गवाह 5-8 ही है और उसी ने सबसे पहले उन लोगों को कॉल कर उस बारे में बताया था, तो उसकी गवाही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ जनरल सियोला 5-8 को ये बात बताती है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट क्लास से काफी सारे बच्चों की किडनैपिंग होती जा रही है और उन सभी किडनैपिंग्स को उसी तरह से अंजाम दिया गया है जिस तरह से उसकी बहन को मारा गया है। मतलब सबसे पहले उस पूरी जगह के सिक्योरिटी सिस्टम्स को इसी तरह से बंद किया गया और फिर 8 डोर लॉकर्स को खोलकर अंदर घुसा गया है। और एक डिलीवरी मैन का किसी भी घर के अंदर घुसना सबसे ज्यादा आसान है। इसका मतलब सियोला इनडायरेक्टली 5-8 के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि इस समय जनरल डिस्ट्रिक्ट क्लास के अंदर से काफी सारे बच्चों को किडनैप किया गया है और ये चीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और शायद सियोला की बहन के साथ भी यही करने की कोशिश करी गई होगी, जिस खींचातानी में उसको गोली लग गई। मगर 5-8 तो एक डिलीवरी मैन उन लोगों के ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाती है और उन लोगों का रिकॉर्ड है हर समय सर्वर के ऊपर सेव रहता है कि वो किस समय पर कहाँ थे। तो वो इस चीज से ये बात प्रूफ कर देता है कि वो उस समय कहाँ पर, जिस चीज से सियोला भी एकदम एग्री होती है। तो अब सियोला 5-8 से ये बात भी पता लगाने की कोशिश करती है कि वो जो बाकी बॉडियां जो वहाँ से पहले हटा दी गई, उन बॉडियों पर क्या उसने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था। मगर 5-8 इसका जवाब ना में देता है और वो उसे इस बात की सच्चाई नहीं बताता है कि उसने उनकी बॉडी पर एक अजीब सा टैटू देखा था। इसके बाद सियोला जब दोबारा से अपने घर पहुंचती है, तो वहाँ पर पहले से सावोल को पाती है, जो इस समय काफी ज्यादा दुखी है अपनी छोटी बहन के मरने के कारण, और कहीं ना कहीं वो खुद को ही अपनी बहन के मरने का जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि वो उसको बचा नहीं पाया। मगर सियोला सावोल को ये बात समझाती है कि वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि उसका अभी भी एक भाई जिंदा है। पर अब सियोला सावोल को ये बात भी बोलती है कि अब जर्नल क्लास में रहना उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि यहाँ से बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और अब उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो वो यहाँ से बाहर जाकर अब अपने सपने को पूरा करे, मतलब डिलीवरी मैन बनने का। तो अब सावोल यहाँ से जाने से पहले सियोला आज तक की हर करी हुई चीज के लिए धन्यवाद बोलता है, जिसमें उसने उसको इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा ध्यान रखा। अब घर से निकलने के बाद सावोल सीधा उन्हीं लड़कों के पास चला जाता है जिनके साथ हमने उसको एपिसोड 1 में फाइट करते हुए देखा था, क्योंकि सावोल अभी भी काफी ज्यादा प्रेशन में है अपनी बहन के मरने के कारण। और अब वो यहाँ आते उन लड़कों को सीधा ये बात बोलता है कि वो लोग उसे मारे और उसको जब तक मारे तब तक उसकी जान न चली जाए, क्योंकि अब सावोल को जिंदा रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं बाकी है। तो अब वो लड़के भी इस मौके का फायदा
उठाकर साउल को पीटना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो उसको काफी समय तक बुरी तरह से पीटते हैं। पर उसी टाइम वहाँ पर साउल को ढूंढते हुए उसके वो तीनों दोस्त भी पहुंच जाते हैं और वो जल्दी से उन लड़कों से साउल को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ रिफ्यूजी बस्ती के अंदर आज सीएम कंपनी के लोग आकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट 1 के काम को पूरा करने के लिए वर्करों की जरूरत है, जिसके बदले उन लोगों को खाना और ऑक्सीजन दिया जाएगा। और ये सारी बातें 5-8 भी सुनता है, तो वो अपने एक दोस्त को डिस्ट्रिक्ट 1 में वर्कर बनकर जाने के लिए बोलता है, ताकि वो वहाँ जाकर उन लोगों के काम को बिगाड़ कर डिस्ट्रिक्ट 1 के काम को पूरा होने से डिले कर सके, जिसके लिए उसका दोस्त मान जाता है। इधर साउल अब अपने दोस्तों के साथ उन्हीं के घर पर ग्रैम्स के साथ रह रहा है, मगर काफी दिनों से साउल बेहोशी की हालत में ही पड़ा हुआ है, जिस चीज से अब उसके दोस्त भी काफी ज्यादा दुखी होने लगे हैं। दूसरी तरफ हम लोग सीएम कंपनी के सीईओ रियो को देखते हैं, जिसके पास आज उसका मैनेजर एक डिलीवरी मैन को मिलने के लिए लेकर आता है, जिसका नंबर 57 होता है। और इसकी बातों से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये डिलीवरी मैन आज तक रियो के लिए काम कर रहा था और अभी तक जो भी जर्नल डिस्ट्रिक्ट से बच्चे गायब हुए हैं, वो सभी बच्चे रियो ने इस डिलीवरी मैन की मदद से ही गायब करवाए हैं, जिसमें डोर खोलने का काम इस डिलीवरी मैन ने ही किया था। लेकिन अब इस डिलीवरी मैन को ये बात पता चली है कि रियो उन सभी बच्चों के साथ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस कारण से उनकी मौत होती जा रही है। तो अब वो इस गलत काम में रियो का साथ नहीं देना चाहता है, मगर रियो अब 57 को ये बात समझाता है कि उसे अब एक लास्ट बार और उसका काम करना है, जिसके बाद वो 57 को प्रमोट कराकर सीधा ही कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करवा दे। दूसरी तरफ 58 भी पूरी तरह से ये पता लगाने में लग गया है कि उन बच्चों को गायब करने में किसका हाथ है। और इसी बीच 58 को उसी के एक आदमी से ये बात पता चलती है कि कुछ समय पहले उसने रिफ्यूजी के बच्चों में से कई बच्चों को अपने पास ट्रैकर रखने के लिए बोला था, ताकि अगर उनमें से किसी को गायब किया जाता है तो वो लोग उन्हें ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच सके। और अब ऐसा हो गया है, एक बच्चा गायब हो गया है और उन लोगों के पास उसकी लोकेशन भी है। तो अब वो लोग पूरी तैयारी के साथ उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बच्चों को बेहोश कर रखा गया होता है। तो वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर बच्चों को बचाते। यहाँ पर दोबारा से 580 नोटिस करता है कि यहाँ पर मौजूद सभी किडनैपरों की नेक पर भी वही टैटू बना हुआ है। दूसरी तरफ अब साउल भी काफी समय बेहोश रहने के बाद आज होश में आ जाता है, मगर वो अभी भी काफी ज्यादा डिप्रेस है और पूरी तरह से निराश भी। अब 58 यहाँ आकर ग्रैम से मिलता है और अब हमें पता चलता है ग्रैम और 58 पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। और 58 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 1 के पास की मिट्टी को लाकर ग्रैम को देता है, ताकि वो इस पर जांच कर कुछ पता लगा सके जो उनके काम आ सके ये समझने में कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और अब 58 साउल के बारे में ग्रैम को ये बात बताता है कि जो गोली साउल के सर में लगी थी, उस गोली का हाल काफी बुरा हो गया और उसको ये बात पता है कि साउल एक म्यूटेंट बच्चा है। तो ये बात सुनकर ग्रैम भी थोड़ा सा चौंकते हैं, मगर अब वो 58 को ये बात बताते हैं कि शायद साउल के माँ बाप जो कि माइंस के अंदर काम करते थे और वो माइंस काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव थी और हो ना हो उसी कारण से साउल म्यूटेंट हो गया है। और इसी के बाद 58 ग्रैम्स को ये भी बताते हैं कि 100 से भी ज्यादा रिफ्यूजी बच्चे अभी तक किडनैप हो चुके हैं और साथ में जर्नल डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को भी किडनैप किया जा रहा है। तो 58 ये चाहता है कि वो अपने साथ साउल को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ लेकर चला जाए, मगर ग्रैम्स 58 को ये बात समझाते हैं कि अभी साउल काफी ज्यादा डिप्रेशन में है और इस समय उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी के लिए वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते। यहाँ जब अब अगले दिन 57 अपनी डिलीवरी के काम के लिए निकल रहा होता है, तो वो देखता है कि उसी के साथ में खड़ा 57 ट्रक जिसका बैक डोर ओपन है। तो वो ये देखकर उस ट्रक के अंदर जाता है और वहाँ देखता है कि 57 ट्रक के अंदर ही खुद को फांसी लगाकर जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसे देखकर जल्दी से बचाकर नीचे उतारता है और अब वो उससे ये करने का कारण पूछता है। तो अब 57 58 को ये बात बता देता है कि सभी किडनैपिंग्स में उसने भी हेल्प करी है। पर इससे पहले 57 पूरी बात 58 को बता पाता, उसकी नेक के अंदर से कुछ लाइट जलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते 57 की काफी बुरी तरह से मौत हो जाती है, जैसे उसके अंदर एक चिप लगी है और उसी के ब्लास्ट के कारण 57 की मौत हो गई। और असलियत में ये सब कुछ किसी और ने नहीं, रियो ने अपने ऑफिस से बैठकर रियो के सभी लोगों के अंदर एक चिप लगी हुई है और इस चिप का काम यही है कि समय आने पर रियो एक क्लिक के अंदर किसी भी आदमी की जान ले सकता है खुद को बचाने के लिए। अब जब एक डिलीवरी मैन मर चुका है जिसका नंबर 57 था, तो उसकी जगह अब एक पोस्ट खाली हो चुकी है। इसके लिए अब एक नया कंपटीशन होगा, क्योंकि डिलीवरी मैन बनने से पहले को प्रूफ कर काफी सारे टेस्ट देने होते हैं और किसी भी रिफ्यूजी का जर्नल डिस्ट्रिक्ट क्लास में आने का केवल एक यही चारा होता है कि वो किसी भी तरह से डिलीवरी मैन बन जाए। तो इसके लिए अब टेम्पलेट बनवा कर बंटवाए जाते हैं और ऐसा ही एक टेम्पलेट साउल को भी मिलता है, जिसे देखकर अब उसकी मायूसी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो सोच लेता है कि अब वो ये डिलीवरी मैन की पोस्ट जरूर लेगा और अब वो सीधा ही 58 से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ वो 58 रास्ते में खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है।